नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट की जो 2021 है उस एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और जिसका नाम है मोटिवेशन। तो आज हम मोटिवेशन पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो बात करते हैं मोटिवेशन की। किसकी करोगे? मोटिवेशन की। मोटिवेशन को कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा भी कहते हैं, अभिप्रेरणा। ठीक है, हिंदी में अभिप्रेरणा कह लो और इंग्लिश में मोटिवेशन कह दो। मोटिवेशन क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके जो भी शैक्षणिक जो इसकी विशेषताएं हैं उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन जो है वो लैटिन के भाषा मोटम से बना है। किससे बना है? मोटम से बना है। हालांकि ये सीटेट में पूछता नहीं है, लेकिन ये जनरल चीज़ है इसलिए आपको बता देते हैं। तो ये है आपका लैटिन भाषा का मोटम शब्द। मोटम शब्द जो है वो मोटम शब्द बना है 3 शब्दों से मिलकर। एक तो मूव, एक मोशन, एक मोटर। ठीक है, मूव यानी चलना, मोशन यानी गतिशील होना, और मोटर यानी क्रिया करना। ये सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। ये कोई पूछने वाला नहीं है आपको सीटेट में। अब हम सीधी बात करते हैं कि जो अभिप्रेरणा जो आपकी है, जो मोटिवेशन आपका है, वो क्या होता है। देखिए, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उसको उत्साहित करती है, उसका मनोबल बढ़ाती है। ऐसा कार्य जो करती है वो शक्ति क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, हमारे अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति का विकास होता है। और उस शक्ति के विकास को ही क्या कहते हैं? जो शक्ति है उसी को क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेशन की कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, और उसी के साथ में हमें उसका आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को सक्रियशील बनाने वाली शक्ति है। ठीक है, वो बात आ गई। मैंने बताया कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को सक्रियशील बनाता है। क्योंकि व्यक्ति में अगर मोटिवेशन आएगा और अभिप्रेरणा जागृत होगी तो व्यक्ति क्या होगा? उस शक्ति के द्वारा अपने कार्य को अंजाम देगा, अपने लक्ष्य तक वो पहुंच पाएगा। तो ऐसे जो है वो मोटिवेशन का कार्य है। बात करते हैं आगे कि अधिगम जो है, अधिगम का प्रमुख कारक क्या है? अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है। अधिगम का प्रमुख कारक किस प्रकार कह सकते हैं? जैसे हम बात करते हैं अधिगम की, तो अधिगम में क्या है? कोई बालक है, कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य है, वो तब तक नहीं सीख सकता जब तक उसके आंतरिक मन में वो अभिप्रेरणा जागृत नहीं हो जाती है। बालक को आप जबरदस्ती विद्यालय छोड़ सकते हो, लेकिन उसको सिखा नहीं सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि उसको जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो उस बालक में विकसित नहीं हुई है। तो जब तक बालक में या मनुष्य में आंतरिक जो शक्ति है, जो अभिप्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो जब तक उसमें विकसित नहीं होगा तब तक बालक क्या है? अधिगम नहीं कर सकता। इसलिए अभिप्रेरणा को क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा को अधिगम का प्रमुख कारक कहा गया है। ठीक है, थर्ड है कि सीखने का हृदय। इसको मोटिवेशन को किस किस नामों से पुकार सकते हैं? इसको कहते हैं सीखने का हृदय, सीखने का राजमार्ग और सीखने का स्वर्ण पथ कहते हैं। कि याद रखना, सीखने का हृदय,
सीखने का राजमार्ग और सीखने का स्वर्ण पथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीखने के लिए, अधिगम के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो आपकी अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जरूरी है। जब तक बालक मोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेशन उसको आंतरिक मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक बालक सीख नहीं सकता। आगे नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है। क्या है? अदृश्य शक्ति है जो कार्य को प्रारंभ करने और कार्य को जारी रखने का कार्य करती है। देखिए कि अभिप्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है। मोटिवेशन किसी को दिखाई नहीं देता है, अभिप्रेरणा किसी को दिखाई नहीं देती है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो किसी भी कार्य को प्रारंभ करती है और उस कार्य को जब तक कि वो अंजाम नहीं दे देते हैं, कार्य को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको मोटिवेट करे हुए या मोटिवेट रखती है और अपने उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करवाती है। तो ये किसका कार्य है? अभिप्रेरणा का कार्य है। ये एक अदृश्य शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है। क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु क्या करती है? प्रेरित करती है। मोटिवेशन जो है वो क्या करता है? वो आंतरिक प्रक्रिया है और व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, मोटिवेट करती है। ये बात आ गई है इंपॉर्टेंट। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में पहले हम चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अभिप्रेरणा छात्र में क्या जागृत करता है? रुचि जागृत करने की क्या है? कला है। अभिप्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि जागृत करने की कला है। रुचि अलग अलग प्रकार से उसको मोटिवेशन मिलेगा तो बालक में क्या है? रुचि जागृत होगी, और बालक में जब रुचि जागृत होगी तो वो अपने आप ही अधिगम कर लेगा, अपने आप ही जो है वो अन्य कार्य कर पाएगा। ये थी इसकी कला की बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। इस चीज को भी आप देखना कि अभिप्रेरणा जो है वो एक साधन है, ना कि साध्य है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। जो अभिप्रेरणा है वो व्यवहार को निर्देशित करती है, व्यवहार को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप इस प्रकार से काम कीजिए तो आपका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। और उसको क्या करती है? नियंत्रित भी रखती है कि बीच में कोई मोटिवेशन कम ना हो जाए। ठीक है, तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, निरंतर बनाए रखने के लिए जो पहले जब स्टार्ट करते हैं कार्य को, जिस जोश और जुनून के साथ में स्टार्ट करते हैं, अंत तक वही जोश और जुनून रहना चाहिए। ये कौन कार्य करता है? अभिप्रेरणा करती है। नेक्स्ट है कि अभिरुचि एवं अवधान। अवधान को क्या कहते हैं? ध्यान लगाने की प्रकृति। तो अभिरुचि एवं अवधान में भी क्या है? ये सहायक है, क्योंकि रुचि जब बालक मोटिवेट होगा तो उसकी स्वतः ही क्या है? रुचि जागृत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिप्रेरणा तब तक जारी रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोई भी टारगेट आपका, कोई भी लक्ष्य जब तक आपको ना मिले तब तक आपका मोटिवेशन कम नहीं होता है, अभिप्रेरणा कम नहीं होती है। अभिप्रेरणा आपकी तब तक चलती है जब तक आपको वो मुकाम हासिल ना हो जाए जिसके लिए आपने कार्य को क्या किया था? स्टार्ट किया था, शुरू किया था। तो यही कार्य करता है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, यही कार्य करती है कि जब कार्य जारी कर देता है तो लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको मोटिवेट करे हुए रखती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा जन्मजात। क्या है? अभिप्रेरणा जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा अर्जित भी कर सकते हैं और जन्मजात भी होती है, ये दोनों प्रकार इसके हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा है वो निरंतरता होती है। अभिप्रेरणा में क्या होती है? निरंतरता होती है। ये मैंने पहले ही बताया कि निरंतर किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट जो अभिप्रेरणा है वो महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यक्ति और वातावरण के बीच निरंतर संबंध का कार्य भी कौन करती है? अभिप्रेरणा करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति और वातावरण में बीच में एक रिलेशन बना देती है, एक रिलेशन बनाकर उसका कार्य पूर्ण करवाती है। तो ये कुछ विशेषता थी अपने मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है वो
ये पूछ लेता है कई बार किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, ये कोई पूछने वाला नहीं है आपको। लेकिन ये कुछ विशेषताएं थी जो ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अब आगे अभिप्रेरणा चक्र की। किसकी करेंगे? अभिप्रेरणा चक्र की बात करते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता, या इसको कह सकते हैं नीड। क्या कहेंगे? नीड या आवश्यकता। क्या होती है आवश्यकता? किसी वस्तु या कार्य को पूर्ण करना ही क्या है? किसी कार्य या किसी वस्तु को पूर्ण करना क्या कहलाता है? आवश्यकता कहलाता है। जैसे आपको ऊर्जा की कमी है, ठीक है, उससे पहले आपको साथ में बता देते हैं, साथ में बताओगे तो जल्दी समझ में आपके आएगा। तो पहले अंतर्नोद की बात कर लेते हैं। अंतर्नोद चालकता, प्रणोद या इसको ड्राइव्स कह सकते हैं। ये क्या होता है? अंतर्नोद आवश्यकता के कारण व्यक्ति में जो क्रियाशीलता, जो भी क्रिया व्यक्ति में होती है, वो क्रियाशीलता अगर व्यक्ति में बेचैनी या तनाव पैदा कर देती है, बेचैनी या तनाव पैदा कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? अंतर्नोद चालकता या प्रणोद कह सकते हैं। तो आवश्यकता हो गई और अंतर्नोद या चालकता या प्रणोद हो गया। थर्ड है प्रोत्साहन या उद्दीपन, इंसेंटिव जिसको कह सकते हैं। ये क्या होता है कि चालक जो है, चालक को संतुष्ट करने वाली जो क्रियाएं या जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो प्रोत्साहन कहलाती हैं, वो उद्दीपक कहलाती हैं। अब देखो इसको, आवश्यकता क्या है, अंतर्नोद क्या है और प्रोत्साहन क्या है, इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सीखेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की, ठीक है। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन अलग अलग आपका है, ठीक है। अब अलग अलग है, देखिए आवश्यकता क्या है। जैसे कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, किसी के शरीर में क्या हो गई? ऊर्जा की कमी हो गई, एनर्जी जो है उसकी कमी हो गई। तो अब आवश्यकता किसकी है? ऊर्जा की कमी हो रही है उसमें, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा की आवश्यकता शरीर में पूरी कैसे होगी? ठीक है। अब ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा की कमी होगी तो क्या होगा? इसको क्या लगेगी? भूख लगेगी। तो अंतर्नोद या चालकता जो वो क्या होगा? भूख होगी। और जब भूख लगेगी तो भूख शांत किसके द्वारा होगी? भोजन के द्वारा होगी। यानी प्रोत्साहन जो है, वो उद्दीपन जो है वो क्या होगा? भोजन होगा। यानी आवश्यकता का अर्थ है उसको ऊर्जा की कमी हुई, महसूस हुई, और ऊर्जा की कमी महसूस हुई तो उसको क्या लगी? भूख लगी, यानी अंतर्नोद आ जाएगा। जो चालकता आएगा, प्रणोद या अंतर्नोद कह सकते हैं, वो आएगा। अब भूख जो है वो शांत कैसे होगी, कैसे मिटेगी? तो वो भोजन के द्वारा मिटेगी। भोजन प्रोत्साहन या उद्दीपन का कार्य यहाँ पे कर रहा है। आगे बात करते हैं कि जैसे आपका गला सूख गया है, ठीक है। अब आपको आवश्यकता किसकी होगी? गला सूख रहा है, इसका मतलब गले को क्या करना है? गीला करना है। तो आवश्यकता, गला सूख रहा है तो उसकी किसकी आवश्यकता? आपको क्या हो रहा है? आपको प्यास लग रही है। तो प्यास लगने के कारण, जिसके कारण हो रही है, वो तो होता है अंतर्नोद। और जिसकी आवश्यकता है, यानी भूख लगी, किसकी आवश्यकता हुई? जो ऊर्जा की कमी हुई तो आपको क्या लगी? भूख लगी। और भूख किसके द्वारा शांत हुई? तो वो प्रोत्साहन कहलाएगा और भोजन के द्वारा हुई। इसमें गला सूख गया, किसके? तो क्या होगा? किसके कारण सूखा? प्यास के कारण गला सूखा। भोजन की कमी के कारण ऊर्जा की कमी हुई। तो इसमें आपको प्रोत्साहन क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, ठीक है। बाद में अत्यधिक थकान महसूस करता है आपका शरीर, किसके कारण करेगा? नींद के कारण। अगर आपको नींद की कमी है, महसूस हो रही है, इसका मतलब आपको क्या होगा? अत्यधिक थकान महसूस होगी। अत्यधिक थकान महसूस होगी तो आपको क्या करना है? इसको प्रोत्साहन के लिए क्या? सो जाओगे आप। सो जाना, सो जाना क्या होगा? प्रोत्साहन होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन क्या होता है। आवश्यकता है यानी ऊर्जा की कमी हो गई है उसमें, और ऊर्जा की जब कमी हो रही है
तो उसको क्या लगेगी, किसके कारण ऊर्जा की कमी हो रही है, तो उसको भूख लगने के कारण क्या होगी, ऊर्जा की कमी होगी। और भूख किससे शांत होगी, किससे मिटेगी, भोजन के द्वारा मिटेगी। फिर कि गला जो है वो सूख रहा है, किसके कारण, प्यास के कारण सूख रहा है, तो प्यास जो है वो किससे मिटेगी, वो आपके पानी से मिटेगी। फिर है अत्यधिक थकान, तो अत्यधिक थकान किसके कारण हो रही है, आपको नींद नहीं आने के कारण। तो अब इसका प्रोत्साहन क्या है, आवश्यकता क्या है कि अत्यधिक थकान है, अंतर्नोद क्या है, नींद है, प्रोत्साहन क्या है, सो जाना। जब आप सो जाओगे तो आपका जो है वो जो थकान है वो कम हो जाएगी। इसमें एक चीज़ है आपके, वो बता देता हूँ मैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से, ये आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा इसमें कि MC मोटिवेशन सर्किल इज इक्वल्स टू होता है नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना कि मोटिवेशन चक्कर जो अभिप्रेरणा चक्कर है, मोटिवेशन सर्किल जो है वो किससे बना है, नीड यानी आवश्यकता से बना है, ड्राइव यानी अंतर्नोद चालक प्रणोद से बना है, आई यानी इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन या उद्दीपक, इन तीनों से मिलकर क्या बना है, अभिप्रेरणा चक्र बना है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आज आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपको क्लियर करवाएं, और आपकी सीटेट क्रैक अवश्य होगी, निश्चिंत रूप से होगी। अभी समय पड़ा है, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।